फोटो आप ले लो। दिन पहले यहाँ से थोड़ा सा दूर एक गांव है इचकूट, वहाँ पर एक ब्रीफ इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक मिलिटेंट वहाँ जख्मी हालत में बचने में कामयाब हो गया था, जिसको फॉलो किया गया और यहाँ खुसरू गांव में आके एक घर में उसने पनाह ली थी, जिसकी खबर मिलने पर उस घर को घेरा और चंद एक घंटों की इनकाउंटर के बाद उसको मारा है, जिसका नाम उमर है, वो पाकिस्तानी है और जो SHO चाडरा की किलिंग में शामिल था, जो कि 2 तारीख को यहाँ चाडरा में। किस ऑर्गेनाइजेशन से? लश्कर तैयबा। कुछ वेपन वगैरह, एक AK-47 और कुछ और चीजें रिकवर हुई हैं, जिसकी तफसील हम देंगे। उधर कश्मीर के जिला पुलवामा में सलामती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। त्राल तहसील के गलपुरा इलाके में एनकाउंटर रात में 3 बजे शुरू हुआ। आखिरी खबरें मिलने तक सलामती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग बंद हो चुकी थी। सलामती जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। दिव्यानी खुबरागड़े का तनाज़ा अभी खत्म भी नहीं हो पाया था कि हिंदुस्तान में मुकीम बहरीन की एक सिफारतकार की नाज़ेबा हरकत ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुंबई में तैनात बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा पर खातून मैनेजर के साथ जिनसी छेड़छाड़ और गाली गलौज करने का इल्जाम लगाया गया है। मुतासरा खातून उसी हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजर है जिसमें मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा 5 साल से मुकीम थे। इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ताहम सिफारती इस्तिस्ना की वजह से इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। बहरीन के कौंसल जनरल के खिलाफ ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने वजारत दिफा को रवाना करते अपने मकतूब के बारे में कहा है कि वो किसी किस्म की डील के लिए नहीं था, बल्कि मुस्तकबिल में खरीदो फरोख्त के लिए जो तरीक़ेकार बनाया गया है उस सिलसिले में था। सिर्फ उस फार्मूला के बारे में, जिस फार्मूले के आधार पर रक्षा मंत्रालय भविष्य में सौदा करने का मन उन्होंने बनाया था। 10 उस फार्मूला के सिद्धांत तय किए और 10 सिद्धांत में आपने एक फार्मूला में 8 लगाए, एक फार्मूला में 7 लगाए, 2-3 को लगाया ही नहीं तो पूरा खेल बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक वेंडर, जिसको कहते हैं सप्लायर, को फेवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया था कि मुल्क की अहम जांच एजेंसी CBI को खुद मुख्तार बनाने की सिमत में मरकजी हुकूमत ने अहम कदम उठाए हैं। इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अक्षय। जी अक्षय, ये बताइए कि आज काफी अहम फैसला आया है, उस सिलसिले में क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए हिना, जो भी CBI को काफी मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे थे और CBI खुद ही ये चाह रही थी कि उसको ज्यादा अधिकार मिले और उसको लेकर के सरकार भी काफी प्रयास कर रही थी। उस दिशा में एक नया कदम बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था कि CBI के पास इन्वेस्टिगेशन होते थे, CBI इन्वेस्टिगेट करती थी, मामले को पूरा अपनी जांच पड़ताल करती थी और उसके बाद वो प्रोसिक्यूशन में जाता था। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन में जाने के बाद मामले को, क्योंकि विधि मंत्रालय के अंदर आता था, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आती थी, वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम और तमाम जो चीजें थी वो डेवलप होने के कारण जो दोषी होता था उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती थी और वो ज्यादा दिन तक जेल या कारागार में नहीं रह पाता था। उसके कारण CBI को काफी ज्यादा झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों CBI एक निदेशक के दायरे में आ गया है, यानी कि अब इन्वेस्टिगेशन भी CBI करेगी और जो भी प्रोसिक्यूशन सिस्टम होगा उसको डेवलप करने का उसको भी CBI के पास अधिकार होगा, CBI निदेशक के पास अधिकार होगा। तो वो किसी भी मामले को इन्वेस्ट करने के अलावा पूरे मामले को जो अंत तक पहुंचा सकते हैं, फैसले की घड़ी तक पहुंचा सकते हैं, न्यायालय में अपने पक्ष सही तरीके से रख सकते हैं। और क्योंकि जब एक ही सिस्टम में एक ही CBI निदेशक के पास ये पूरे मामले होंगे तो जो भी अधिकारी होंगे, CBI अधिकारी होंगे, वो आपस में तालमेल बैठा करके इस पूरे मामले को एक साथ ला करके प्रोसिक्यूशन को पूरा कंप्लीट करा सकते हैं। जी अक्षय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार इस मामले पर काफी कुछ सुन भी चुकी है, अपोजिशन पार्टी से किसी तरह का पॉलिटिकल रिएक्शन बताइए।
देखिए ये माना जा रहा है कि अभी क्योंकि मामला एकदम अभी सुर्खियों में आया है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है अभी कुछ डेवलप होने में समय लगेगा, लेकिन साफ है कि सरकार ने एक बेहतर फैसला किया है और निश्चित से इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए। लेकिन अब किस तरह से ये किया गया है, लॉ मिनिस्ट्री ने किस तरह से ये फॉर्मेट किया है, ये पूरा धीरे धीरे मामला निकल के सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो एक लॉ मिनिस्ट्री है, विधि मंत्रालय ने इसको पूरी तवज्जो दे दी है और साफ कर दिया है कि अब सीबीआई को एक मजबूती के साथ अपना काम करने का मौका मिलेगा। सीबीआई पहले से इसकी मांग लगातार करती रही है कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन को साथ रखा जाए, ताकि हम जो भी कुछ मुकदमे हैं उसको उसके फाइनल स्टेज तक पहुंचा सके, जो आरोपी हैं उनको कई सजा दिला सके। और उसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट ये है कि लॉ मिनिस्ट्री ने पूरे मामले को अब सीबीआई निदेशक के अधीन कर दिया है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को लेकर के मामला साफ हो गया है। तो निश्चित रूप से अभी आने वाले समय में एक बड़ा मूवमेंट साबित होने जा रहा है, न सिर्फ सीबीआई के लिए बल्कि जो भी जी, तो काफी अहम रहा है आज का दिन सीबीआई के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए भी जो कि कहीं ना कहीं सीबीआई पर या फिर सरकार पर उसके इस्तेमाल का इल्जाम लगाते रहे। अक्षय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे अक्षय जो कि बता रहे थे कि आज जो जांच एजेंसी है सीबीआई, उसको जो खुद मुख्तार बनाने की सिमत में मरकजी हुकूमत ने बहुत अहम कदम उठाया है और इसका असर आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देगा। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बने ये हमसफर। बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल। ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा, शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे होटल क्लार्क्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे यूपी का, जहां मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन अब भी मुजफ्फरनगर और शामली के मुख्तलिफ कैंपों में हजारों की तादाद में मौजूद हैं। दहशत और खौफ के साए में ये लोग अपने घरों को वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के लुई कैंप में मौजूद सैकड़ों मुतासिरीन खानदान मौजूद हैं और इन मुतासिरीन का हाल जानने की कोशिश की हमारे ईटीवी नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। हम तो फुगाने के है जी। हम तो 8 तारीख के दंगे में निकले हुए हैं जी। तकरीबन 4 महीने हमें यहाँ पे हो गए। यहाँ पे कम से कम 600-700 परिवार है जो सभी गांव के लगा गए। 500 परिवार तो फुगाने के है जी। जब से यहीं पे है जी कैंप में। कैंप के जो अभी बहुत सारे कैंप खत्म हो गए, बता रहे हैं कि वो लोग चले गए, लेकिन लोई में अभी बहुत सारे लोग हैं। क्यों नहीं जाना चाहते, क्या वजह है? यहाँ से कोई नहीं गया जी। यहाँ से जो खेड़े में है, जोड़े में है, जो मुसलमानों का में उनमें है जी, गया कोई कहीं नहीं। सब यहीं कहीं है। एक भी झुग्गी यहाँ से नहीं उठी जी अब तक। सब यहीं पे है जी। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम उनको वापस भेज रहे हैं, वो जाएं अपने गाँवों में, हम उनके जो है उनको मुआवजा भी दे रहे हैं। क्या वजह है? मुआवजे की तो बात ही है जी। कुछ आदमी को मिल गया, कुछ को मिले नहीं तो कैसे चले जाएंगे। रहे गाँव में जाने की बात, हमारी मस्जिद में और मदरसों में इतनी बुरी तरीके से आग लगा दी गई है और घर भी फूंक दिए। किन घर में जाकर बैठे हम? वहाँ पे छत तो है ही नहीं, ईंट बची हुई है, कैसे जाए घर पे बताओ। किस तरह का कह रहे हैं कि डर की वजह से नहीं जाना चाहते और हुकूमत कह रही है कि नहीं, आप लोगों को जाना चाहिए अपने घर पे। क्या एक हुकूमत से क्या आप चाहते हैं कि सरकार क्या करे, यहाँ पे घर बनाए या फिर आपको मुआवजा दे? किस तरह से वो कोशिश करे कि आप लोग कहीं बसें? जी हाँ, मेरा नाम जौहर हसन है, फुगाने का मैं रहने वाला हूँ। 8 तारीख के दंगे में हम यहाँ पर आ गए थे, लोई शिवर में, लोई गाँव में आ गए थे। सरकार की तरफ से जो है 15 दिन तक तो हमारे लिए सब चीज आएगी, राशन भी सब चीज आई। उसके बाद में कुछ भी ना खाने का ना पहनने का कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ। अब जो हमें चाहिए सरकार से सिर्फ यही, अब हमारे ऊपर जो छत हो जाए, अपने बच्चों को हम आराम से लेटे अपने बच्चों को छोड़ के जो अपने काम धंधे पर लगे। अब कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? न हमारे सर पे छत है, न हम लोगों को मुआवजा दिया। कुछ लोग ऐसे है कि भाई 160 को मुआवजा दिया है, बाकी लोग जो ऐसे ही घूम रहे हैं। 8-10 बच्चे हैं,
जिसको मुआवजा नहीं है अब तक। 32-33 आदमियों को ज्वाइंट कर रखे बस। दरअसल ये सारी जो हालात यहाँ पे पैदा हुए, जो एक डर है उसकी वजह से है, जो लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बुजुर्ग कत्ल कर दिए गए इस फसाद में। आपका नाम क्या है और कौन क्या हुआ था हादसा वहाँ पे, और कितने लोग हैं अभी यहाँ पे आपके खानदान? मेरा नाम आस मोहम्मद है जी, फुगाने का रहने वाला हूँ। अभी लोई शिविर में रह रहे हैं। 8 तारीख के दंगे में हम यहाँ पर आए थे लोई शिविर में। मेरे बाप को बहुत बुरी तरह से उन जाटों ने बहुत बुरी तरह से हमारे सामने खींच के ले गए और काट दिया गया। और जो है वहां से फोन पर फोन करते रहे हम पुलिस प्रशासन पे, उन्होंने हमारी बात कोई भी नहीं वो करी। गोरिनी जी, परिवार में कितने लोग हैं अभी, क्या हालत है यहाँ पे शिविर में? परिवार में हम यहाँ जी 12-14 आदमी हैं हम यहाँ पर। और हमारे लिए जो है सबसे पहली बात तो यह है, हमारे बाप के कातिल को नहीं प्रशासन ने उठाया जी। इस वजह से डर है कि नहीं वापस? इस वजह से हम फुगाने गांव में तो जाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। हमारे बच्चे भी उस हादसे को देखे हैं और रात में भी डरते हैं जी। रात में डरते हैं कि वही ख्वाब नजर आता है हमारे बच्चों को कि हमारे बाप को, हमारे बच्चों के बाबा को कैसे मार दिएगा। इस वजह से हमारे बच्चे भी रात में डरते हैं जी। पहली बात तो यह है, जो हमारे बाप के कातिलवार है वे अब तक क्यों किस लिए नहीं उठाए गए? सरकार यहाँ पे घर बना के दे तो आप उसमें जाएंगे? सरकार यहाँ पर घर बना के दे तो हम यहीं पर रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे जी। ये पूरे हालात जो पैदा हुए वो दरअसल इस फसाद की दहशत की वजह से पैदा हुए हैं। यहाँ पे जो खानदान है वो अपने गांव को नहीं जाना चाहते वापस। उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ दहशत है। हुकूमत जिस तरह के दावे करती है कि उनके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जब किसी खानदान में 14 लोग होंगे 5 लाख का मुआवजा उस खानदान के लिए क्या होगा, जबकि 4 भाई अलग अपने खानदान के तौर पर रह रहे हैं। कैसे मकान बनाएंगे, किस तरह से रहेंगे? बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, बहुत सारी ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गांव को जाने को तैयार नहीं है। वो यही चाहते हैं कि हुकूमत यहाँ पे उनके लिए छत का इंतजाम कर दे, तहफ़्फ़ुज़ उनको मिले, हिफाजत का इंतजाम कर दे, जो उनको गांव में नजर नहीं आता। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, लोई, मुजफ्फरनगर। तो ठंड में सरों पे छत नहीं है, पेट भर अनाज नहीं है, और उस पर सितम यह है कि मासूम बच्चों की मौत खुद वालिदैन देख रहे हैं, उस पर भी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। मिस्र में फौजी हुकूमत के जरिए इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द करार दिए जाने के खिलाफ सख्त एहतजाज जारी है। मंसूरा शहर में पुलिस हेडक्वार्टर पर किए गए हमले के बाद मुल्क की अबूरी फौजी हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि इस हमले में 16 अफराद हलाक और 150 जख्मी हो गए थे। हमले के बाद इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ अवाम ने सख्त गुस्से का इजहार किया था, जबकि वज़ीर आज़म हाजिम अल बिलावी ने भी इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها. مش معنى ان حصل هذا العمل ان احنا هنقول ان احنا نتوقف بقى. हैदराबादी उर्दू फिल्मों के सबसे मकबूल किरदार गुल्लू दादा को हिंदुस्तानी फिल्मों में ये खासियत हासिल है कि इस किरदार पर लगातार चौथी फिल्म गुल्लू दादा पार्ट 4 बनाई गई है। ये फिल्म भी पूरे जनूबी हिंद में अगले जुमे को रिलीज हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं फिल्म की कुछ दिलचस्प झलकियां। बेगम, एक 4 चाय बना दो भाई। 4 खाने ना को खबरस्तान ले जाने। माशाल्लाह, काफी पैसे हैं आपके पास। छीन लो। कुछ पान वगैरह भी मंगाना है? हाँ, 6 बाबा छीटा मंगा लो चुनने में। यहाँ 12 बाबा छीटा ला लो। ले शुरू हो गया बुढ़ा। हैदराबादी उर्दू फिल्मों की 10 साला मुख्तसर तारीख में इस सिंफ की मज़ाहिया फिल्मों को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन फिल्मों से एक ऐसा किरदार तख्लीक पाया जो पूरे जुनूबी हिंद में गुल्लू दादा की हैसियत से मकबूल है। गुल्लू दादा के किरदार पर मबनी अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं। इन 3 फिल्मों की कामयाबी से हौसला पाकर इस सिलसिले की चौथी फिल्म गुल्लू दादा 4 बनाई गई है।
इस किरदार को फिल्मों में मुतारिफ करवाने वाले राइटर सलमान हैदर ने गुल्लू दादा 4 की हिदायतकारी की भी जिम्मेदारी अपने सर ली है। ये गुल्लू दादा की आप जितने फिल्म देखें कि 8 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक के लिए जो है सबको जो है मिजाह फराहम करती है। गुल्लू दादा के किरदार को अब तक 3 फिल्मों में कामयाबी से निभाने वाले अदाकार अदनान साजिद खान इस फिल्म में भी मरकजी किरदार में नजर आएंगे। मामूली गब्बर सिंह को यह जेल की सलाखें नहीं रोक सकी तो मेरे को क्या रोकती। और जिस दिन मैं बाहर निकला ये जमीन हिलने लगी, आसमां से बिजलियां कड़कने लगेंगे, लोग पनाह मांगते हुए इधर से उधर भागने लगेंगे। चलो बड़े बात बहुत हो गया, झाड़ू बकेट लेके आओ, जेल के मोरियां साफ करना है। तो माशाल्लाह फिर वही हमारा कॉमेडी का जो अंदाज है वो फिर से हम जो है लेकर आए हैं, क्योंकि हमें सीरियस सब्जेक्ट्स में तो कोई कबूल करेगा नहीं, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखते हैं, क्योंकि आजकल तो इतना महंगाई का जमाना आ गया है कि जो है 100 पिक्चर भी अगर एक मामूली आदमी 100 पिक्चर देखने गए तो उसको 100-150 का खर्चा है। तो ऐसे में वो यही सोच के जाता है कि चलो भाई गुल्लू भाई हमारे को हंसा के थोड़ा फ्रेश करेंगे 1-2 घंटे, तो हम उनकी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी करते हैं, बस और कुछ नहीं। गुल्लू दादा के किरदार पर मबनी अब तक बनाई गई 3 फिल्मों की कामयाबी के बाद फिल्म गुल्लू दादा 4 की पूरी टीम को ये उम्मीद है कि ये फिल्म भी हैदराबादी फिल्मों के शायकीन को मुतासर करेगी। और गुल्लू दादा पहली बार फर्स्ट टाइम, अभी तक उन्होंने कॉमेडी करे सब करे, लेकिन पहली बार इस फिल्म में फाइट लड़े। कह सकते हैं अच्छी किस्मत थी हमारी जो गुल्लू सर के साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत अच्छा मूवी है एंड कॉमेडी है। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एंड अजीज नासिर भी है इसमें हीरो करके, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने खूब एंजॉय किया। गुल्लू दादा 4 शहर हैदराबाद के अलावा जुनूब हिंद के मुख्तलिफ शहरों में जुमा 27 जनवरी को रिलीज की जा रही है। ETV न्यूज हैदराबाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से छूट गए हैं। इसका देश और बिहार प्रदेश पर बहुत असर होगा, खासकर नीतीश कुमार की कांग्रेस से दूर होने की गलती के चलते हुए। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए नहीं कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस से दूरी बनाने वाला बयान दिया। मतलब कांग्रेस से नाता जोड़ने के लिए तैयार बैठा दूल्हा मंडप से भाग गया। कांग्रेस नेताओं को बहुत बुरा लगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव की जमानत का फैसला आया। सो अब कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान में चुनावी अलायंस मुमकिन है। विधानसभा में बुरी हार से राहुल गांधी भी व्यवहारिक बने हैं। कांग्रेस के अधिकांश आला नेता लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से तालमेल चाह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और पासवान की जोड़ी अब पूरी शिद्दत से बिहार में मेहनत करेगी। इनका फोकस नीतीश कुमार के खिलाफ अधिक होगा, इसलिए कि मुस्लिम वोटों को पटाने के लिए इन्हें ये प्रचार करना होगा कि वे ही भाजपा से लड़ने में नंबर 1 है, न कि जनता दल यू। बहुत मुमकिन है कि जनवरी में ही आरजेडी, कांग्रेस और लोजपा के अलायंस की घोषणा हो जाए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं।
4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के बाद लगाए जा रहे तमाम कयासों को कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। जबरदस्त शिकस्त के बावजूद कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ही क़यादत करेंगे। सोनिया गांधी और उनकी पुरानी टीम टेक ओवर नहीं करने जा रही है। कांग्रेस सदर ने वाज़ेह कर दिया है कि राहुल को जिम्मेदारी दे दी गई है तो अब उस पर दोबारा गौर नहीं किया जाएगा। अगले लोकसभा इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी हो, तमाम सियासी फैसले राहुल गांधी ही करेंगे। इंतखाबी नताइज के फौरन बाद दिल्ली और छत्तीसगढ़ में रियासती सदूर तब्दील किए जाने का फैसला राहुल ने करवाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हिमायत देने का फैसला राहुल की रजामंदी से हुआ। मुजफ्फरनगर के राहत कैंपों का दौरा करना हो या फिर दिल्ली में इंतखाबी मंशूर पर गौर करने के लिए अक़लियती तबकात के साथ मीटिंग हो, इसका भी फैसला खुद ही राहुल ने किया है। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि 1989 का इलेक्शन हारने के बाद राजीव गांधी भी ऐसे ही सरगर्म हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे का मुआसना राजीव गांधी महम दौरे से किया है। अब दिल्ली में कांग्रेस ज़ेरे क़यादत 12 रियासतों के वज़राए आला की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग राहुल गांधी ने तलब की है। वो महंगाई से लेकर लोकपाल कानून को नाफिज करने के तौर तरीकों के बारे में वज़राए आला से तबादला ख्याल करेंगे। कहा जा रहा है कि वो रियासतों में इत्तेहाद के बारे में भी वज़राए आला की राय हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हवा बन रही है। मुजफ्फरनगर फसाद के बाद से बीएसपी की हवा बननी शुरू हुई है। दलितों के साथ एक बार फिर मुस्लिम और ब्राह्मण दोनों का रुझान बीएसपी की जानिब बन रहा है। बीएसपी रहनुमा इस बात को लेकर पुरुम्मीद हैं कि करीब 2 साल के दौरे इक़्तिदार में ही सपा ने फिर वैसा ही माहौल बना दिया है जैसा 2007 के असेंबली इलेक्शन के वक्त था। चुनांचे मायावती ने उस वक्त आजमाए हुए फार्मूले की तर्ज पर शहजोरों और दाखिली चांद को बाहर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने नौकरानी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार शहजोर रुकने पार्लियामेंट धनंजय सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर सुभाष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। बहन जी ने मसूद आलम और धीरेन्द्र प्रताप सिंह दोनों के टिकट काटे हैं और उनको पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। उनकी जगह गोंडा से अकबर अहमद टम्पी और श्रावस्ती से लालजी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। अपने मंडल कन्वेनरों की रिपोर्ट की बुनियाद पर मायावती ने कई मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट के टिकट भी काटे हैं। भदोही से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट गोरखनाथ पांडे की जगह राकेश धर त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। बस्ती से अरविंद चौधरी की जगह राम प्रसाद चौधरी को टिकट दिया गया है। देवरिया में गोरख प्रसाद जायसवाल और सलेमपुर में रमाशंकर राजभर का टिकट कट गया है। अलीगढ़ में मायावती ने राजकुमारी चौहान की जगह उनके बेटे को टिकट देने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के लीचान में खींचतान शुरू हो गई है। कश्मीर पर प्रशांत भूषण जैसे इनकलाबी लाइन पकड़ने वाले रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने सबसे पहले तेवर दिखाए, लेकिन ये मामूली तनाजा था। लेकिन आपकी सियासत पर बारीक नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि पार्टी में 3 नजरियात के रहनुमा हैं और तीनों ही अपने अपने हिसाब से फैसले को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। सियासी लाइन तय कराने वाले 2 रहनुमा सबसे अहम है जो एक ही सोच के हैं। योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार दोनों समाजवादी नजरियात के हामिल हैं और लोहिया के नजरियात से मुतासिर रहे हैं। इसलिए ये दोनों आपको लोहिया और किशन पटनायक के नजरियात के मुताबिक चलाने की कोशिशें कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम के 3 रहनुमा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास बायां बाजू नजरियात के हामिल रहनुमा हैं। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तहरीक शुरू हुई तो केजरीवाल ब्रिगेड को संघ की बी टीम बताया जाता था। संघ ने इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। वक्त के हिसाब से केजरीवाल ने अपनी राय तब्दील की है, लेकिन कुमार विश्वास और सिसोदिया अब भी दाएं बाजू रुझान वाले रहनुमा हैं। तीसरी सोच प्रशांत भूषण की है। वो सख्त बायां महास रुझान वाले रहनुमा हैं। हालांकि उन्होंने इंतखाबात के बाद कहा था कि आपको बीजेपी के साथ हिमायत से हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन वो अरुंधति राय के असर में नक्सलियों की हिमायत करते हैं और कश्मीर में रेफरेंडम की बात करते हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे।
अरविंद केजरीवाल का हलफ 2 दिन के लिए मुलतवी हो गया है। अब वो 28 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने वज़रा के साथ हलफ उठाएंगे। इससे कबल उनका 26 दिसंबर को हलफ लेने का प्रोग्राम था। आम आदमी पार्टी की जानिब से हल्फ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए अन्ना हजारे को भी मदऊ किया जाएगा। उनके अलावा साबिक IPS अफसर और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी रही किरण बेदी और अदालत उस्मा के साबिक जज जस्टिस संतोष हेगड़े को भी दावतनामा भेजा जाएगा। अरविंद केजरीवाल 6 वज़रा के साथ हलफ उठाएंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को दिए गए हिमायत से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी के बयान से तसब्जुब का माहौल पैदा हो गया था। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से पार्टी के कुछ लोग मुतमईन नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर कलमदान को लेकर शुरू हुआ तनाजा खत्म हो गया है। वजीर नहीं बनाए जाने से नाराज रुकने असम्बली विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कि उनका पार्टी की क़यादत से कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी की जानिब से उनको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उसे पूरी तरह से अंजाम देंगे। ये तनाजा खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी की जानिब से 6 वज़रा की फहरिस्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दी गई है। केजरीवाल की कैबिनेट सबसे कम उम्र की होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी गई फहरिस्त में केजरीवाल के सबसे करीबी साथी मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरला, सत्येंद्र जैन और गिरीश सोनी का नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हुकूमत के हलफ लेने के 24 घंटे के अंदर वादों पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हर घर में 700 लीटर मुफ्त पानी देने के वादे पर अमल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी की तरजीह बिजली कंपनियों के ऑडिट कराने की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनते ही बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों की ऑडिट शुरू करवाई जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हुकूमत जन लोकपाल बिल पास करने के अपने अज़्म पर कायम है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक ज़ाब्ते के मुताबिक किसी भी बिल को पास कराने से पहले उसे मरकजी हुकूमत की मंजूरी हासिल करनी होती है। उन्होंने इस ज़ाब्ते को गलत बताया है। फौज ने जम्मू कश्मीर के माछिल में हुए मुबैना फर्जी तसादुम मामले में 6 फौजी अहलकारों का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दिया है। माछिल में हुए तसादुम के बाद वादी कश्मीर में 2 महीने की तहरीक शुरू हो गई थी। फौज की जानिब से बताया गया है कि इस तसादुम में शामिल 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। जिन फौजी अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है उनमें 2 अफसर और 4 जवान शामिल हैं। 30 अप्रैल 2011 को हुए इस तसादुम में 3 लोग मारे गए थे। फौज की जानिब से दावा किया गया था कि ये दरअंदाज हैं, लेकिन बाद में उनकी शनाख्त मुकामी शहरियों के तौर पर हुई। वीजा फर्जी मामले के इल्जाम में फंसे हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के वकील ने दावा किया है कि अमेरिकी अफसरान ने हिंदुस्तानी सफारतकार के मामले में संगीन गलतियां की हैं। उनके वकील डैनियल आर्शचक ने कहा है कि अमेरिका के वफाकी एजेंट ने नौकरानी की तनख्वाह के बारे में दी गई इत्तला के कागजात को पढ़ने में बड़ी गलती की है। वकील का दावा है कि वफाकी एजेंट मार्क स्मिथ ने गलती से ये पढ़ लिया कि नौकरानी संगीता रिचर्ड को बतौर तनख्वाह $4,500 दिए जाने की बात है, जबकि वो उनकी तकर्री को अमेरिका में मिलने वाले बेसिक तनख्वाह के बारे में थी। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि घरेलू काम करने वालों की तनख्वाह भत्ते के बारे में हिंद अमेरिका के बीच दोतरफा बातचीत में गौर किया जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस। आखिर क्या है इनका हल? ETV उर्दू पर जस्टिस GS सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। गगन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर
जो करे आपको बेदार सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हादसे में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी